बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तुर्किया की अवाम से इजहार यकजहती के लिए कल अन्कारा रवाना होंगे। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कहा कि ये चाहते हैं कि मैं नाअहल हूँ और यूँ लग रहा है कि इंतखाबात में धांधली होगी, जबकि PTI की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया गया है। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज गुफ्तगू के दौरान कहा कि ये लोग मुझे नाअहल करने के लिए मंसूबा बना रहे हैं। देखिए जी, आने वाले दिन जो हैं अल्लाह ताला खैर करे, लेकिन बड़े कड़े इम्तिहानों के, आजमाइशों के दिन हैं तमाम दुनिया के लिए और पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे। और दुआ है कि ये IMF के साथ मामलात हल हो जाएं। लेकिन वो हल किस तरह से होने जा रहे हैं? वो हल इस तरह से होने जा रहे हैं कि बहुत बड़ा, तवक्को से ज़्यादा बड़ा महंगाई का तूफ़ान जो है वो आ रहा है, और इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं बचा। अच्छा, और ये भी बहुत बड़ी बात होगी कि अगर उस महंगाई के तूफान आने के बाद वो पैसे हमें दे दें। पैसे अगर नहीं देते तो जाहिर है फिर दिवालिये की तरफ जाता है पाकिस्तान। तो जो भी वो शराइत आयद कर रहे हैं पाकिस्तान, उस पर मुकम्मल तौर पे हुकूमत पाकिस्तान सरेंडर कर गई है, बिल्कुल सरेंडर कर गई है। और उसमें हतमी तौर पे अब चीज़ें सामने क्या आती हैं, वो बिजली के बिल्स एक एक यूनिट पे 10 रुपए तक बढ़ा सकते हैं। मतलब जो दिल में उनको जो चाह रहे हैं वो करवा रहे हैं। और यहाँ तक कि वो अकाउंटेबिलिटी को भी डिस्कस उन्होंने किया है कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस कैसे, नैब का पहले भी बात की, कल भी हम कर चुके हैं, FIE के हवाले से, नैब के हवाले से। फिर उन्होंने ये बात की कि जी तरक्याती बजट जो है, जो आप MNAs को देते हैं अपने अपने इलाकों में, MPs को देते हैं, जो हर साल होता है तरक्याती बजट, उसको कम कर दिया जाए, यानी उसमें कटौती की जाए। आपका खर्चा बहुत ज़्यादा है, आपकी आमदनी है नहीं, तो आप जो है उसको वो 427 के बजाय 400 अरब तक उसको हुकूमत ने कहा है उनसे कि आप यहाँ तक आ जाएं। तो वो उस पर जो है वो अभी टेक्निकल लेवल पे जो मुज़ाकरात थे वो ख़त्म हो गए, और अब जो अगले 2 या 3, 1 या 2 रोज़, 9 तारीख तक उनको रहना है। तो 9 तारीख को गालिबन वो चले जाएंगे, और उससे पहले पहले एक मुआहदा दस्तखत हो जाएगा। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि ये भी बताइए कि आपको अगर आने वाले अरसे में एक तो LCs के ऊपर से पाबंदी फौरी तौर पे हटाएं, और उसके लिए जो आपको $4 अरब कहाँ से लाएं, ये कहाँ से आप अरेंज करेंगी, ये आपका काम है। लेकिन जो LCs और ये सारा बंद पड़ा हुआ है पूरी बंदरगाहों पे, ये फौरी तौर पे खोलें। और फिर उन्होंने कहा है कि गैर जो है वो आपको 30 जून तक, अब ये बड़ी, उन्होंने कहा आपको 30 जून तक जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, जो कि इस वक्त 3 अरब से कुछ ज़्यादा हैं, और अगर मैं एक्यूरेट फिगर्स, तो ये 3 अरब तो काफ़ी दिन पुरानी बात है, 3.1 अरब, ये जो भी, अब मेरा ख्याल से कि वो ज़खायर जो है वो 3 अरब से नीचे हैं कहीं, जब हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि ये है फरवरी का महीना, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, उन्होंने कहा है कि 1, 2, 4 महीने के अंदर अंदर आपको ये जो आपके 2 अरब ज़खायर रह गए हैं, इनको 16 अरब 20 करोड़ डॉलर तक इनको करना है। ठीक, 16 अरब जी। अच्छा, ये तो देंगे 1 अरब, फिर उसके बाद दूसरे बैंक्स इधर उधर, कमिटमेंट्स, आगे कटौती, सब कुछ कर करा के, और ये आपको करना है। लेकिन कैसे करना है वो हमें प्लान पूरा बताएं कि वो आपको कैसे करना है, कहां से आएगा पैसा, कितना आप काटें। जितने आपके तरक्याती मंसूबे हैं, उनकी जो प्रोग्रेस है वो पब्लिक के लिए वेबसाइट्स पे डालें। और उन्होंने जो गैर ज़रूरी फंडिंग, MNAs, MPAs, इधर उधर, बाकी ब्यूरोक्रेसी, इधर सब हर तरफ वो कह रहे हैं कि इसकी मॉनिटरिंग वेबसाइट पे करें। और तेज़ी के साथ उन्होंने कहा है कि बहुत सारे अदारों को प्राइवेटाइज किया जाए,
और इसमें अब ये जो सख्त यानी सख्त इम्तिहान शुरू हो गया है ना, सख्त, और अब फैसले हैं। अच्छा, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने इसके लिए ओके कर दी है और उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि हम अगले कुछ अरसे में जो है वो 3,965 अरब रुपए जमा कर लेंगे और उसके लिए 7,470 अरब का टैक्स हदफ हम हासिल करेंगे ज़रूर इस साल। तो अब ये मामला जो है ना, बस जिस रुख पे भी जा रहे हैं वो कल या परसों तक उसकी वजाहत हो जाएगी और उसके नतीजे में अब अगर वफाकी बजट ख़त्म होगा तो फिर उसके बाद जो है वो इनको पता नहीं वजारतें कम करनी पड़ेंगी, इनको MNAs के पैसे कम करने पड़ेंगे, इनको ये कहाँ पे करेंगे। लेकिन क्योंकि ह्यूमन राइट्स वॉच की तरफ से आज ये बात आ गई है कि अवाम के ऊपर ज़्यादा बोझ ना डाला जाए, और IMF भी बहुत सारी बातें ऐसी कह रही है जो अवाम पे जो बोझ डलेगा डलेगा, ये हुकूमत के अखराजात जो हैं वो कह रहे हैं कि इनको ख़त्म करें जी। तो पहले तो बात ये बिल्कुल वाज़ेह कि एक बहुत बड़ा महंगाई का तूफान आने वाला है, अल्लाह खैर। एक बात तो ये हुई, और इसका आज एक आध दिन में, क्योंकि 9 तारीख को उन्होंने जाना है तो उससे पहले पहले वो हमारे सामने आ जाएगा सारा सिलसिला। दूसरी बात यह है कि 9 तारीख को ही यानी 2 रोज़ के बाद जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलवाई गई थी वो मुलतवी हो गई है, और वो मुलतवी हुई है और उसकी वजह ये बयान की गई है कि शहबाज शरीफ साहब अनकरा जा रहे हैं। अच्छा, और साथ ही इमरान खान साहब ने आज जो बात की है, इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे कत्ल करने के लिए जनूबी वज़ीरिस्तान के 2 लोगों को टास्क दिया गया है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भी कर लें मुझ पर दबाव नहीं डाल सकते। और ये भी उन्होंने कहा है कि जो है मतलब काफ़ी तफसील से उन्होंने आज बात की है जी। वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी कोई बात अभी नहीं चल रही, वो नई इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिसीज वही हैं, पॉलिसीज वही हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट वो कह रहे हैं कि मैं दे रहा हूँ, अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई, मुझसे जो है वो कोई बातचीत भी नहीं शुरू की गई, कुछ मुझसे मेरी, और शायद मुझे नाअहल कराने की कोशिश, और नाअहल करवाने की कोशिश हो रही है। लेकिन नाअहल करवाने की कोशिश जो है, और नहीं, नाअहल करवाने की कोशिश तो बाद में है, पहले तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है हुकूमत ने, और वो हर सूरत गिरफ्तार करना है, और उसके लिए वो एक तो साले जाफर साहब की स्टोरी जंग में छपी है, लेकिन उससे हट के ये जो बहुत से एक तो वहाँ पर ये है कि जहाँ पे इमरान खान साहब का क़याम है जिस जगह पे, उस जगह की रेकी वगैरह तो सारी उन्होंने कर ली कि किस वक्त कितने लोग मौजूद होते हैं, रात को कितने लोग होते हैं, कितने लोग सो रहे होते हैं। फिर उसके साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सारे लोग वहाँ पे बहुत सारे नज़र आ रहे हैं इस वक्त, जो कि बाहर कारकुनों के साथ घूम रहे हैं और झंडे लिए हुए हाथों में, और उसमें ख़वातीन भी हैं। इंटरेस्टिंगली बात, वो कानून नाफिज करने वाले अदारों के हैं। अच्छा जी, इन्होंने बाकायदा उनके साथ मतलब वो आते हैं जा रहे कई दिनों से, यानी मेरे ख्याल से कोई पिछले कई महीनों से वो इमरान खान साहब के जो जलूस हैं, जो जलसे हैं, कई महीनों से समझ लें या साल से समझ लें, वो उनका हिस्सा है। मतलब उनको लोग पहचानते हैं, अंदर बुला लेते हैं, उनके पास कोई शनाख्ती कार्ड है, किसी कुछ है, वो नारे लगा रहे होते हैं, वो सब कुछ कर रहे होते हैं, वो साथ आते हैं, बैठे हैं आगे पीछे दाएं बाएं। और कुछ ऐसे हैं जो कि प्रॉपर कारकुन है, तो प्रॉपर जो कारकुन है वो इस बात पर रिलैक्स हो जाते हैं कि अच्छा ये लोग मौजूद हैं तो हम चले जाते हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, कभी वो चले जाते हैं, कभी ये चले। तो जिस दिन वो ज्यादा होंगे उस तरफ के लोग, उस दिन वो गिरफ्तारी, रात को वही उन्हीं में से लोग दाएं बाएं गिरफ्तारी। प्लस ये कि जो प्राइवेट सिक्योरिटी अदारे हैं जिनकी सर्विसेज ली हुई हैं, उसमें भी ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो कि कानून नाफिज करने वाले अदारों के अहकामात पे गिरफ्तारी करेंगे, हालांकि वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए। वो ऐसे ही होता है ना कि वो जो बंदूक ऐसे होती है तो इधर की जगह ऐसे उसको करके तो वो अरेस्ट सिंपली, तो उसके लिए वो तैयारी, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की तैयारियां यहाँ इस्लामाबाद के अंदर जो जिम्मेदार हुकूमती हल्के हैं वो कह रहे हैं कि इमरान खान को तो हमने उठाना है। ठीक है, सही। और डॉक्टर साहब, इससे हुकूमत को क्या हासिल होगा इन हालात? हुकूमत को क्या हासिल होगा, वो तो ये तो करें तो फिर उसके बाद पता चलेगा ना। और देखिए इमरान खान साहब की ये जो 2-3 बातें,
मैं अब उसमें ज़्यादा, क्योंकि जो वाक़यात गुजर जाते हैं उस पर, पहले तो ये कि जब ये असेंबली तोड़ने जा रहे थे तो इनसे पूछा कि क्या इस बात की आपके पास यकीन दहानी है कि इलेक्शंस अनाउंस हो जाएंगे? इन्होंने कहा हो जाएंगे। तमाम लोगों से पूछा जो इनके मरकजी रहनुमा, वो तकरीबन तमाम के तमाम। फिर उन्होंने कहा आप खान साहब से पूछे। मैंने कहा मैं खान साहब से कैसे बात पूछूं, आप मुशावरत में है ना, तो क्या इलेक्शन हो जाएगा 90 दिनों में? उसके बाद मैंने वो कहते हैं हो जाएगा। मैंने कहा मेरा ख्याल है कि नहीं होगा, लेकिन मैं उसमें आपके आपस के मसाइल में नहीं पढ़ना चाह रहा, क्योंकि दो ग्रुप्स बन गए थे, हम सब जानते हैं। एक था जो परवेज अलई साहब के साथ था, एक ग्रुप था जो कह रहा था कि तोड़ दें असेंबलियां। मैंने कहा जी असेंबलियां तोड़नी है तो गारंटी है इस बात की? कोई गारंटी देने वाली शख्सियत बीच में है जो ये कह रही है कि जी आप असेंबलियां तोड़ दें दोनों और उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे? तो उसके बाद अब वो असेंबलियां कोई 10,000 ऐसी वजूहातें हैं जिसकी बुनियाद पे इलेक्शंस को मुलतवी किया जा सकता है, चाहे उस पर आर्टिकल 6 भी नहीं लगता वो दिन। मैंने कहा ना कि ये इनके कानूनी तरीके बहुत आइन में से इधर उधर दाएं बाएं। वो जफर अली शाह साहब गए थे ना मुशर्रफ साहब के वक्त में, तो गए किसी और काम के लिए थे। उन्होंने कहा इसको खत्म करें ये आइन, तो उन्होंने आइन के अंदर तरमीम की और वो भी इजाजत दे दी थी इफ्तिखार चौधरी साहब की कोर्ट अदालत में, ये जब 99 के बाद। तो इशू ये है कि वो आइन आपका वाकई मुमकिन है, हकीकत उसको इधर से उसको निकालें, इधर से करें, इधर से करें, इधर से, हर में आप उसको। तो ऐसी बेशुमार वजूहात हैं जिनकी बुनियादों पे इलेक्शंस मुलतवी हो सकता है, इसीलिए हुकूमत बड़ी रिलैक्स आपको नजर आ रही है। बिल्कुल। खान साहब ने भी जहनी तौर पे शायद इसको तस्लीम कर लिया है कि इलेक्शंस नहीं हो रहे। वो कह तो रहे हैं कि आर्टिकल 6 लगाया जाएगा, और लगाएगा कौन? जब इलेक्शन होंगे तो इमरान खान जीतेंगे तो आएंगे, तो फिर 2/3 मेजोरिटी में होंगे, और फिर उसके बाद आर्टिकल 6 लगेगा ना। आर्टिकल 6 ऐसे कैसे लगे? एक बात। दूसरी बात, ये जेल भरो तहरीक जो है, अब इसका हो तो गया कि लोग इसमें रजिस्टर करवाएं। अच्छा, जो रजिस्टर करवाते जा रहे हैं लोग, बेशुमार लोग रजिस्टर करवा रहे हैं, वो भी गोस्ट हैं बहुत सारे, और मतलब वो करवा रहे हैं। अच्छा, अब इशू ये है कि उसमें एक कि वो कब होंगी, कब स्टार्ट होगा, ये भी मैंने पूछा इनसे, उसके ऊपर भी क्लैरिटी नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर क़यादत सारी जेलों में चली जाएगी, और कि जेलों में कैसे जाएगी, कैसे? मतलब अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे गिरफ्तार कर लें आप, मतलब क्यों? अच्छा वो गिरफ्तार कर लिया तो पता चला कि किसी ने हफ्ते भेजा की डाल दी पिटीशन पीछे के हफ्ते भेजा में रखा हुआ है, किस जुर्म में गिरफ्तार किया आपने? अब गिरफ्तारी खुद देखें, मतलब ये भी तो है ना, मतलब आप थाने जाके कहेंगे मुझे गिरफ्तार कर लें तो आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, मतलब कैसे? जेल तो दूर दूर की बात है ना, पहले तो थाने में जाएंगे ना, तो थाने वाले ने बिठा लिया आपको, पीछे पिटीशन चलेगी कि हफ्ते भेजा में रखा हुआ है, और थाने वाले पता चला सस्पेंड हो गए। तो ये सब इसका प्रोसीजर क्या है, क्या तरीका होगा, उसके ऊपर अब मुशावरत हो रही है मुख्तलिफ, और उसके बाद जमानतें कैंसिल हो जाएंगी। क्योंकि अब देखें ना शेख रशीद साहब के साथ आज कल उनकी दोबारा उनकी दूसरी कोर्ट में अपील जाएगी, दरख्वास्त जाएगी। लेकिन बात ये सारी कि वो फिर जमानत क्यों हो रही है फिर जेलों में? तो एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर इलेक्शन में हिस्सा लेना है तो फिर जेल में क्यों जाना है? बस जेल में चले जाएंगे तो इलेक्शन कैंपेन कैसे होगी बाहर? असल तो बात यह है कि खान साहब को लोगों से कम्युनिकेट करना है, इनके लीडर्स को। मैंने ये भी कहा कि आपका कम्युनिकेशन लोगों से होना चाहिए ना, रोज आप एक स्ट्रेटेजी के साथ सामने आए। अब जेल में चले जाएंगे तो जेलों में जाने के बाद तो गायब हो जाएंगे सारे, ठीक है ना? आप कह रहे हैं 4 लाख, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, मुशर्रफ साहब जो वापस उनको आना था तो उनके वो नहीं आ रहे थे, और ये तो बहुत हजारों दफा बात डिस्कस हो चुकी है। तो उनके कुछ 10 लाख फॉलोअर थे फेसबुक पे जी। तो वो पाकिस्तान आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे 10 लाख फॉलोअर फेसबुक पे हैं, तो मैं तो जा रहा हूं, क्योंकि 10 लाख में से कोई 9 लाख बंदा तो आएगा। तो वो जब आए तो उसके बाद यहां पे नवाज शरीफ साहब का दौर था, वो गड़बड़ हो गई। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी कि वो ना आए, कियानी साहब का और जनरल पाशा का उस वक्त ये था कि ना आए, ये जन ज़हीर आ गए थे गालिबन जब वो वापस आए। तो लेकिन वो ये हुआ कि वो आ गए वापस। तो ये सोशल मीडिया पे अगर आपको 10 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 10 मिलियन लोग जेलों में जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इशू ये है कि वो अब यहां पर एक मसला है कि अब, और खान साहब को अब इसकी रियलाइजेशन है कि वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 लगेगा और ये आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी होगी। इसकी खिलाफ वर्जी आर्टिकल 6 का पर्चा तो रियासत कटवाती है ना, हुकूमत कटवाएगी। तो हुकूमत तो जा ही नहीं रही, अभी किसी मूड में नहीं है जाने के।
और वो कह रहे हैं कि इनको हम गिरफ्तार करेंगे और परवेज इलाही साहब को भी गिरफ्तार करेंगे, उनकी भी गिरफ्तारी की तैयारियां मुकम्मल हैं। वो थका रहे हैं ना, छापा मारते हैं फिर पीछे हट जाते हैं, फिर छापा मारते हैं पीछे हट जाते हैं, फिर छापा मारते हैं कहते कुछ नहीं हुआ, फिर वो कहते हैं ये हमारी लकीर है, वो पीछे हट जाते हैं, डर शो कर रहे हैं ना अपने आपको, अच्छा ये है, वो अचानक ही गड़प करके वो ये उनका प्लान है। तो अब इसमें यह है कि और मैंने आपसे कहा कि उसमें बहुत सारे लोग उधर ही मौजूद हैं जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के, और कब से मौजूद हैं, कोई 1 साल से। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि तो ये अब लेकिन इससे फायदा हुकूमत को क्या हासिल होगा, ये हुकूमत को खुद भी नहीं पता, ये खुद भी नहीं हुकूमत को कुछ नहीं पता कि उनको क्या हासिल होगा। उसकी वजह यह है कि हुकूमत से हुकूमत नहीं चल रही, ऑपोजिशन से ऑपोजिशन नहीं हो रही। हुकूमत जो है वो इसमें वो इलेक्शन, अब एक महंगाई का तूफान आने वाला है। अब इमरान खान को गिरफ्तार करें या ना करें, या उनको इससे कोई रियासत का मसला हल होगा, कोई मसला हल नहीं होगा। अदम इस्तेकाम बढ़ेगा। क्या इसके नतीजे में हंगामा आ रही के इम्कान हैं, कुछ हद तक हैं, किस लेवल पे हैं मैं नहीं चाहता। वो तो खान साहब कह रहे हैं कि मैं सड़कें वड़कें बंद नहीं करना चाह रहा, वो छोड़े। लेकिन जो पब्लिक इशू है वो तो है महंगाई का तूफान, और वो ये है कि क्या नैब के केसेस के ऊपर क्या फैसला देती है सुप्रीम कोर्ट, उसमें समाअत हो रही है और कह रहे हैं कि नैब के सुप्रीम कोर्ट नैब के केसेस को की तरमीम को ये डालते हैं गालिबन। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत कुछ हुआ, क्योंकि IMF ने भी डिस्कस किया है ना कि ये नैब के अंदर आपने तरमीम कैसे की, ये आपने टास्क फोर्स बनाए, ये FIA आपकी क्या काम करती है, और बड़े इंटरेस्टिंग सवाल उठाए हुए हैं उन्होंने। तो वो भी एहतसाब की तरफ आ गए हैं, उन्होंने कहा तरक्याती मंसूबे ये वो सारा। आने वाले दिनों में सख्त महंगाई का तूफान नंबर 1, नंबर 2 बड़ी गिरफ्तारियां, नंबर 3 एहतसाब। अच्छा, और एहतसाब की तरफ ये मुल्क इसको हालात धकेल रहे हैं। अब ये जो एहतसाब होने जा रहा है ना, क्योंकि वहां से बजट कट हुआ, वहां से नैब के केसेस, वहां से पुराने केसेस, आज दोबारा अदालत की कोई बताया गया है, नैब की तरफ से अदालत ने वाज़ेह किया है कि नैब के कोई रेफरेंसेस वापस नहीं हुए, बल्कि वो नैब के रेफरेंसेस दूसरी अदालतों में, जिनको नैब की तरफ से कहा गया ना रेफरेंस वापस, वो वापस होकर दूसरी अदालतों में चले गए हैं। ये बात वाज़ेह हो गई है दोबारा, आज समाअत के दौरान दोबारा रिमार्क्स आए। तो वो सारे के सारे अपनी जगह पड़े हुए रेफरेंसेस जो तरमीम के नतीजे में ख़त्म हुए थे, वापस हुए थे, वो जिंदा हो जाते हैं दोबारा, वो मतलब बरिड अलाइव। और वो जो सियासी बुनियादों पे हैं, सियासी बुनियादों पे हैं, पॉलिटिकल देखें, पॉलिटिकली अगर आप कहें कि मुशर्रफ साहब के दौर से नैब ये पैट्रियट बनी, फिर काफ लीग बनी, फिर NRO हुआ, फिर ये हुआ, और ये इमरान खान साहब के दौर में भी ऐसे ही हुआ है ना। तो बहुत सारे लोग, बेशुमार नैब के लोग थे, वो उधर आ गए थे PTI में, वो फिर गायब हो गए, उन्होंने देखा बच्चे हटो बच्चो हटो बच्चो, ये हुकूमत आ रही है, उधर से उधर चले गए, उधर से कई का तो जमीर जा गया, कई वो केसेस वैसे होते कि वक्त के साथ साथ हवा किधर चल रही है। तो वो सारे मामला उनकी अपनी जगह पे हैं। तो ये तो हो गए, ये तो हो गई मुल्क की सूरत हाल। MQM धरना देने का प्लान कर रही है कराची में, बड़े पैमाने पे। कराची का मेयर ही नहीं फाइनल हो रहा कि मेयर कौन है कराची का। तो एक ऐसा एक पूरा पॉलिटिकल जो ऑर्डर है ना, जैसे दुनिया का पॉलिटिकल ऑर्डर खत्म हो रहा है ना, तबाह हो रहा है, तबाह हो चुका है, वैसे ही ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये तमाम जो एक सिस्टम है ना, ये सिस्टम जा रहा है, और ये जब जाएगा तो जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये गिर रहा है, ये नहीं चल रहा। इसको कैसे आगे मुल्क को, रियासत को आपने चलाना है, क्या करना है, ये आने वाले दिनों में खुद ही इसके खदोखाल वाजे होते जाए। ये सब दबरदूस हो रहे जा रहे, सारा का सारा तमाम, उसमें आटे के साथ गेहूं भी पिसेंगे अवाम भी। लेकिन यह है कि ये सिस्टम पूरा का पूरा ये एक स्लेट बन जाएगा, और कड़ा, यानी अब सख्ती है, अब हंसी मजाक नहीं है। जो मैंने कल भी बात की थी ना कि हंसी मजाक में ट्वीट कर दिया तो गाली दे दी किसी को सियासी तौर पे तंग किया, या केसेस बनाए गए, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये भी बिल्कुल एक सुकून के साथ, एक अगर नॉर्मल रियासत के तौर पे हमने आगे जाना है, तो फिर हमें कुछ मामला पे वो ठीक करना होगा जो हमारे अपने अंदर खामी है। ठीक है ना, अपने अंदर खामी है वो एलिट कैप्चर। ठीक है ना, इसको इधर बिठाओ, उसको इधर बिठाओ, तो चंद लोगों के हाथों में आपने पूरा मुल्क दे रही है। तो एक तो बात ही होगी। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये देखें, सबसे ज्यादा तो तुर्की में तबाही आई है, और वो अल्लाह ताला खैर करे। वहाँ पर कितनी इमारतें गिरी हैं, कितने हज़ार लोग खबरों में चल रहा है, लेकिन वो तादाद कहीं ज़्यादा है। और WHO और ये यूनाइटेड नेशंस और बाकी सारे अदारे और तमाम दुनिया
जो है इस वक्त तुर्की के लिए दुआ भी कर रही है, तुर्की के लिए, शाम के लिए, लिबनान के लिए, बाकी जो इलाके जितने भी हैं। लेकिन इसमें एक यहाँ पर एक मसला एक और जो खड़ा हुआ है, इमारतें गिर गई हैं बहुत सी, और वो कल भी हमने बात की थी और आज भी इस पे बात, और इसको फॉलो करेंगे इस खबर को। और पाकिस्तान की तरफ से भी ये देखें, ये जाहिर है कि पाकिस्तान की माशी हालात ऐसे तो नहीं है कि पाकिस्तान ऐलान करेगा अरबों डॉलर्स की हम मदद दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर मौजूदगी, आज मैंने सुबह देखा कि पाकिस्तान की तरफ से इमदादी दस्ते वहाँ पे जा रहे हैं। खुशाइन बात है। और उसमें ये होता है कि देखें, उसमें मतलब हर चीज़ जो है ना, यानी वहाँ पे हॉस्पिटल्स गिर गए हैं, वहाँ पे उनकी जो फायर ब्रिगेड का सिस्टम और ये बाकी जो मलबा उठाना और ये वो गिर गए हैं। और ये जब यहाँ से टीम्स जा रही हैं और आएंगी, जाएंगी और आएंगी, यानी इस तरह से होता रहेगा कि नया दस्ता चला गया, वो डॉक्टर्स वापस आ गए, वो फिर दूसरा ग्रुप चाहिए। अच्छा, ये अमेरिका से भी आ रहा है, रशिया, इंडिया, वो पूरी दुनिया से, इसमें आप ये जो अरब ममालिक से, हर जगह से, यूरोप से, तब तो उसमें यह है कि ये एक यानी, लेकिन इसका एक इलामती बात जरूर है इसमें कि इस वक्त में पूरी दुनिया आई उनके लिए मदद के लिए। तुर्की हमारी मदद पे हमेशा आया, और कई मुल्क, दुनिया के कई मुल्क आए। ये सारा डोनर कॉन्फ्रेंस फ्रांस ने की थी, हमने इसको सैलाब के ऊपर हम दुनिया को नहीं कायल कर सके, वरना सारी दुनिया इस पर आ गई थी जब पाकिस्तान में सैलाब आया। तो बात यह है कि ये लेकिन इसमें एक मामला जो है वो बड़ा अजब है और बड़ा यानी तशवीशनाक उसको कहा जाए, जो भी कहा जाए, कि तुर्की जो है वो, तुर्की के साथ तो बॉर्डर लगा हुआ है ना बहुत बड़ा शाम का। अब तुर्की तो जा रही है सारी दुनिया, शाम नहीं जा रहे, क्योंकि शाम के अंदर जो है वो एक फड्डा पड़ा हुआ है। और फड्डा ये पड़ा हुआ है इस मरहले पे कि देखें, शाम जो है वो वहाँ पर खाना जंगी, और सबसे ज़्यादा जो है वो अगर हम देखें तो नक्शे में तो हलब का जो शहर है वो हमें नज़र आता है, ठीक है। और हलब का शहर जो है वो हलब का शहर हमें नज़र आता है, एलिपो जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये गाजियानतेप से अगर ओरिजिनेट हुआ है ज़लज़ला, तो फिर उसके बाद आप देखेंगे बिल्कुल ये इसके नज़दीक एलिपो शहर हमें बिल्कुल ही नज़दीक नज़र आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल तुर्की की सरहद के करीब। अच्छा, अब यहां पर ये हलब का जो शहर है, ये हलब का शहर ये कोई 3000 साल कबल मसीह, और उसके बाद ये जो है ये यहाँ पर सिकंदर आज़म और ये हलब का तारीख़ी शहर, और यहाँ पे एक किला, दुनिया का सबसे पुराने किले जो हैं और सबसे बड़े किलों में से जो एक किला है वो ज़मी बोस हुआ है ये यहाँ पर अलीपो शहर के अंदर। और इसी तरह से गाजियानतेप का जो किला है वो भी ज़मी बोस हो गया है। अच्छा, ये जो एलिपो का जो है ना, यहाँ पर इत्तेफाक से मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है। एलिपो का जो किला है, तो इस किले के अंदर मसाजिद भी हैं, तो वो भी शहीद हो गई हैं। और इस किले का कुछ हिस्सा जो है अभी, यानी आप देखें कि ये दुनिया के सबसे पुराने किलों में से एक किला जो है, ये किले हैं। तो ये किले भी ज़मी बोस हुए हैं, मसाजिद भी शहीद हुई हैं यहाँ पे। लेकिन इसमें जो इशू जो मैं बात करना चाह रहा था वो ये है कि ये शाम लोग इसलिए नहीं जा रहे कि शाम में किस इलाके में कौन है, और अगर आप शाम भेजते हैं तो आपको बशारुल असद से बात करनी पड़ेगी। बशारुल असद की हुकूमत को अमेरिका मानता नहीं है, यूरोप भी नहीं मानता, ठीक है ना। वो बशारुल असद को तो मानते, बशारुल असद तो इसलिए रुक गए ना कि रशिया आ गया था मदद के लिए। तो बशारुल असद, अच्छा, बशारुल असद कह रहे हैं कि जो एड आएगी वो आप हुकूमत को देंगे तो हुकूमत आगे देगी, वो कह रहे हैं कि हम एनजीओज के तहत देंगे। तो सबसे ज्यादा एक कंफ्यूजन जिसको मैं उम्मीद और दुआ करता हूं कि वो खत्म हो जाए मामला, कि शाम के अंदर, शाम में पहले ही, शाम में कुछ 30,000 की तादाद में तो अभी पिछले महीने 2 महीने पहले वहां हैजा फैला है, और वहां पर तबाही बर्बादी। जो हलब का शहर है, ये शाम है ना, ये शाम सिकंदर आजम, और फिर उसके बाद जो है वो उसके बाद ये यहाँ पर ये रोमन्स के पास चला गया, ठीक है, रोमन्स के पास बहुत अरसे तक रहा, रोमन्स इसको देखते रहे, और फिर उसके बाद जो है वो ये यहाँ पर खुसरू बादशाह
आ गया, ठीक है ना। और फिर खुसरू बादशाह यहाँ पर आया ईरान से, वो यहाँ पे रहा कुछ अरसे। और फिर 737 ईस्वी में हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में की क़यादत में हज़रत उमर फ़ारूक का दौर था। अब हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह जो हैं ये अशरा मुबशरा में इनका नाम, और ये इन्होंने हिजरत फरमाई थी मक्का से। तो इनकी क़यादत में फिर एक लश्कर गया और उसने ये शाम का जो मुकम्मल ये जो इलाका है शाम का, सीरिया का, जिसमें हलब शहर भी है, इस शहर को फतह किया। अच्छा, और यहाँ पर भी लड़ाइयाँ हुई, सब कुछ, ये मुसलमानों के फिर सल्जूक आ गए, फिर उसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ अदवार, ये जंग बदर में भी शरीक थे हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और इनका जिक्र इसलिए इनके मद्दे मुकाबले इनके वालिद थे। अच्छा, जंग बदर में। हाँ, बहरहाल उन्होंने फतह किया, आगे चलते जाएं। फिर ये ऑटोमन्स के पास आ गया। जब सुल्तानियों के पास आया, यानी सॉरी उस्मानियों के पास आया, तो वहाँ पर ये हुआ कि ये शहर बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए दमिश्क से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इससे रोड बरह रास्त टर्की जाता था, टर्की के पास था। तो ये टर्की के पास था, तो दमास्कस ज़रा पीछे रह गया। ये हलब का शहर, ये ताजिर आ गया, इतना इंपॉर्टेंट हो गया था कि यहाँ कॉन्सुलेट खुल गए थे, यानी सफारत खाने जो बरतानिया का, ये उस्मानी दौर में जो उनके कॉन्सुलेट्स खुले थे हलब में खुले हुए थे। इसीलिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पे अभी भी हैं, क्योंकि बाद में भी माशी अबरा जब ये निकल गया, सल्तनत उस्मानिया टूट गई, तो यहाँ फड्डा हो गया। यहाँ पर फड्डा ये हुआ कि ये फ्रांस का है या ये लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने किया ना सारा जो काम, टी लॉरेंस का, तो यहाँ फड्डा पड़ गया कि हलब शहर किसके पास जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये जो इलाका है पूरा, ये जो सीरिया का इलाका है, ये नॉर्थ सीरिया जहाँ पे ज़लज़ले सारे, तो यहाँ पे शाह फैसल अव्वल जो कि शरीफ मक्का का वो बेटा, शरीफ मक्का का वो बेटा जो टी लॉरेंस से जिसकी कायरो में मुलाकात हुई थी पहली, जो जासूस जो असल था टी लॉरेंस, वो टी लॉरेंस से पहली मीटिंग इसकी हुई थी किंग फैसल अव्वल की, जो ये शरीफ मक्का का एक बेटा। तो उसके बाद ये हुआ कि वो वहाँ पर उसने जब ये खाली हो गया इलाका, यानी सल्तनत उस्मानिया टूट गई, तो ब्रिटेन ने वहाँ पर दे दिया इनको, शाम का बादशाह बना दिया, किंग ऑफ जॉर्डन। किंगडम ऑफ जॉर्डन बनी। किंगडम ऑफ जॉर्डन 4 महीने रही, क्योंकि फ्रांस ने मानने से इनकार कर दिया। फ्रांस ने कहा कि ये तो हमारा इलाका है ऊपर, यहाँ तो हम होंगे, यहाँ आप तो नहीं हो सकते, आपका तो इलाका नीचे ब्रिटिश मैंडेट नीचे के इलाकों को है, ये जो नॉर्थ के इलाके हैं ये तो फ्रांस के हैं। तो 4 महीने बाद ये बादशाह को हटा के शाह फैसल अव्वल को बरतानिया चले गए वो। अब बरतानिया में शिकायत की, उन्होंने कहा मुझे तो निकाल दिया, मैं बादशाह मुझे बनाया था आपने, तो मुझे तो निकाल दिया। बरतानिया ने उनको इराक का बादशाह बना दिया, इराक का बादशाह बना दिया। फिर वो इराक के बादशाह बन गए, फिर इराक के बादशाह 1938 तक रहे शायद, फिर वो सीरिया वीरिया। तो ये इलाका जो था, ये यहाँ पर बिल्डिंग्स आपको बड़ी, हाफिजुल असद जब आए तो ये इकोनॉमिकली बहुत बढ़ गए। फिर ये अखवान मुस्लिमून, यहाँ पे लड़ाइयाँ होती रही सारी, लेकिन ये इलाका, ये बड़ी बिल्डिंग्स बन गई। अब जो कि खाना जंगी वहां हो रही है, फड्डा ये पड़ा हुआ है कि तुर्की के जेर असर ये इलाके सारे बॉर्डर के पास हैं, तो यहाँ लेकिन ये है सीरिया में, तो और ये बहुत बड़ी पट्टी है। अब अंधेरा है वहां पे, फ्यूल खत्म हो गया है वहां, गैस खत्म हो गई है वहां, सब वहां लोग, बहुत सारे लोग जो है वो पनाहगुज़ीन कैंपों में चले गए, लेकिन तुर्की भी हर एक को तो नहीं आने दे रहा, क्योंकि तुर्की में बहुत सारे मुहाजिरीन पहले ही मौजूद हैं सीरिया से। और सीरिया के लोगों की और जो टर्की के मकामी लोगों की आपस में लड़ाइयाँ होती हैं बड़ी सख्त, वो क्योंकि तुर्की के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है, उनके प्रॉब्लम्स हैं, तो वो कहते हैं ये इतने मुहाजिरीन यहाँ कहाँ से आ गए हैं सीरिया के, जिनकी कोई मदद भी नहीं कर रहा। तो मैं जब वहां पे जब भी देखें तो वो पेरिफेरीज में उनकी लड़ाइयाँ, अब वो मजीद उनके लिए मुसीबत है, एक प्रॉब्लम है वहां पर, तो वो सीरिया की मदद कैसे करें, और सीरिया की वो तस्लीम नहीं करी दुनिया। और वो ये कह रहे हैं कि जी हम अगर सीरिया, बशर अल असद कह रहे हैं कि मेरी टेरिटरी है, मेरे थ्रू जाएं आप, उनके जो एम्बेसडर हैं यूएन के, तो वहां एक फटा पड़ा हुआ है जो बड़ा अफसोसनाक है, जिसके नतीजे में ये वक्त गुजर रहा है तेजी से। ठीक है। और इसी दौरान अचानक यूक्रेन को लेने जा रहा है रशिया मुकम्मल तौर पर अगले चंद दिनों में। यूक्रेन के लोगों ने कहा है कि अब ये आ गया बीच में पाकिस्तान नीचे, ठीक है। एक आपका बरादर दोस्त जो कि शदीद तकलीफ में है, उसकी मदद करनी है। अब वो आपका सैलाब वगैरह बैकग्राउंड में चला गया, आपके प्रॉब्लम्स बैकग्राउंड में चले गए। दुनिया इस वक्त सारी कि जी तुर्की, शाम, सीरिया, अभी तक मलबे में लोग पड़े हैं। सर बिल्कुल।
वहां सारी तवज्जो चलेगी, एड वहां, दुनिया की मदद वहां। अब आप यहां पर बैठ के पाकिस्तान में ये तय कर रहे हैं आईएमएफ के साथ कि जी इतने एमएनए को कितने पैसे मिल रहे हैं, ये हमने और अवाम पे फलाने कितना कितनी मजीद करप्शन, डाल नॉर्म्स सकते है हैं। ना कि सर, ब्रेक 40% का ठेका, 100 रुपए होंगे तो 40% उधर मिलेगा, उधर से फाइल उधर। वो कहते हैं नॉर्मल, ये तो नॉर्मल होता है ना, डॉक्टर हमारे साहब यहाँ होता है। ब्रेक एक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे मजीद। नाज़रीन एक ब्रेक यहाँ पर, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, यूक्रेन के हालात पर बात कर रहे थे कि इस वक्त रशिया जो है वो टेक ओवर करने वाला है, इसके बाद की सूरत हाल कैसे देख रहे हैं? देखिए, स्टेट ऑफ यूनियन खिताब कर रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडेन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, होता है हमेशा तारीखी तौर पे, इस पर बात हम करते रहे पहले। और उसमें ये देखना है कि वो ये चाइना के बैलून के हवाले से क्या बात करते हैं, यूक्रेन के हवाले से क्या बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, और ये जाहिर है कि प्रेसिडेंट उर्दगन भी इलेक्शंस में जा रहे हैं, मई में उनका इलेक्शन भी होना है तुर्की के सदर का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुर्की, ये अच्छा हुआ कि तुर्की के मुज़ाकरा शुरू हो गए इससे पहले सीरिया के साथ, जंग से पहले उनके मुज़ाकरा शुरू हुए सीरिया के साथ। और उन मुज़ाकरात में ये बात हमने पहले भी कर चुके हैं कि रशिया करवा रहा था, ईरान उसमें नहीं था, लेकिन इनके मिनिस्टर्स की। तो उसके नतीजे में ये तो अच्छा हुआ ना कि अब वो टर्की का जो एक ऑफेंसिव होना था सीरिया में, वो अब नहीं हो रहा, जिसके लिए टर्की तैयारी कर रहा था। वो खास तौर पे धमाका हुआ था इस्तिकलाल स्ट्रीट पे, तुर्की में दहशतगर्दी हुई थी जो इस्तांबुल में, तो वो अब नहीं होगा। दूसरी बात ये ज़ाहिर है कि हालात ऐसे हैं, और इस तरफ अगर सरहद के इस तरफ तो बहुत तबाही है, तो तुर्की इधर भी मदद करेगा आके, या तुर्की के थ्रू ही चैनलाइज होगा, सारा कुछ तुर्की देखेगा। और ये कुर्दिश मिलिटेंट्स वगैरह यहाँ पे जो जिनको जो तैयब उर्दगन के खिलाफ यहाँ एक्टिव रहे हैं, वो अब आने देते हैं, नहीं आने देते, क्योंकि इतलात ये भी आ रही हैं कि वो उसमें टर्की के तरफ से रोक रहे हैं कुछ एनजीओस को। तो एक मामला ऐसा है जिसको रिजॉल्व होपफुली कर लिया जाएगा उसको, क्योंकि अब ये लड़ाई झगड़े ज़ाहिर है उनको भी चाहिए, वहाँ पर हेल्प चाहिए, और अगर यानी सीरिया को भी देखना तो है ना, और टर्की के थ्रू देखें या सऊदी अरेबिया या अरब लीग उसमें इन्वॉल्व हो, लेकिन बहरहाल सीरिया की मदद ज़रूरी है। ये नहीं कि आप टर्की के बजे वहाँ बशारुल असद बैठे हैं तो आप भूल जाएं, तो ऐसा तो नहीं। और ना मगरबी दुनिया को चाहिए इस वक्त, तो तबाही है तो हर तरफ है। तो ये इशू हो गया। दूसरा जो इशू है वो ये है कि ये यूक्रेन की जंग खराब तेज़ होनी जा रही है वहाँ पर, चूंकि सर्दियाँ हैं, और वो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सर्दियाँ और ये सारा, और ये पूरा जो टर्की, तो इसमें अब जाहिर है कि एक वहाँ पर क्राइसिस ऐसा आ गया है, एक बड़ा बहरान ऐसा आ गया है जो अगले कई दिनों, हफ्तों, महीनों तक एक पूरी रिकन्स्ट्रक्शन, पूरे उनके मामला, तो बड़ा इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है तैयब उर्दगन। मैंने कहा ना, तुर्की की जो तुर्क हैं ये बड़े ज़बरदस्त हैं अपने, ये मतलब है कि ये इससे निकल जाएंगे, ठीक है, इससे इंशाल्लाह, इस बहरान से। लेकिन ये कि वो इसी दौरान इलेक्शन उनका आ रहा है, और इसी दौरान जंग बढ़ जाएगी, बढ़ने जा रही है। ये अमेरिकन्स का भी एनालिसिस है, और ये रशियंस भी प्रिपेयर कर रहे हैं कि ये पूरा, अच्छा, एक कोरियन सोल्यूशन पेश हुआ था। वो कोरियन सोल्यूशन पेश हुआ तो उसको बड़ी सख्ती के साथ, कोरियन सोल्यूशन ये था कि जी वही जैसे कोरिया डिवाइड हो गया और तकसीम हो गया और एक हिस्सा उधर चला जाएगा, उसको तो रशिया की तरफ से बड़ी सख्ती के साथ ये जो ताश की आज उन्होंने है कि मेदवेदेव ने स्लैम किया है स्पेकुलेशंस को कि कोरियन सिनेरियो, जो 13वीं स्लाइड है, ये विजुअल थिंकिंग है। उन्होंने कहा बकवास है ये, अगर कोई कोरियन सॉल्यूशन ये जो सजेस्ट हो रहा है कि कोरिया की तरह का बना दिया जाए कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया और कुछ इलाका हमारे पास और कुछ उधर, और दरमियान में कोई डीमिलिटराइज, उन्होंने कहा फजूल बात है, तमाम का तमाम यूक्रेन जो है वो हमारा हिस्सा है। सही। और यहाँ पर बेलारूस से यकीनन अगर फौजें आ जाएंगी रशिया की जो मौजूदा, और चूंकि टर्की नेटो का और यूरोपीय यूनियन आ गई है मदद के लिए, चाइना, पूरी दुनिया, पाकिस्तान, इंडिया, हर मुल्क, अरब मुल्क सारे, अमेरिका भी। लेकिन इशू ये है कि इसमें चूंकि अब यहाँ कंसल्टेशन सारी चली गई, तो अब वो यूक्रेन जो है उसको रशिया ऊपर से ये पूरा प्लान कर रहा है कि अगले चंद दिनों में यहाँ पे आ जाए। और अब उसमें और हिम्मत नहीं है यूरोप के पास भी और अमेरिका के पास भी, खासतौर पे ये बैलून वाला जो वाकया हो गया है, जिसको चाइना कह रहा है कि हम जिसका बदला लेंगे, वो कैसे लेंगे ये अभी तक नहीं पता। तो वो अब इस पूरी सूरत हाल में मैंने कहा ना कि दुनिया में इवेंट्स बहुत हो रहे हैं,
बहुत कुछ हो रहा है और हम बहुत पीछे रह गए हैं, माशी तौर पे भी, सफारती तौर पे भी। ये दौरे करना और इधर से उधर मिलना और हाथ मिलाना जाके, ये देखें इससे कुछ नहीं होगा। मतलब आपकी पॉलिसी क्या है, आप अपने दूसरे को कायल कितना कर पा रहे हैं, दूसरे को समझ। अगर आप जिनीवा जा रहे हैं और वहां जाके वापस आके कह रहे हैं 10 बिलियन मिल गए, 10 बिलियन डॉलर गैबी इमदाद आ गई, ये सारा बेकार। हुकूमत जो है, ये जो भी अरेंजमेंट है, वो इससे खुश नहीं है। आपने देखा होगा कि इंतखाबी मुहिम एकदम से ऊपर गई, लेकिन फिर उसके बाद उसमें वो ठहर सी गई, क्योंकि आगे बात क्या करें। देखें ना, मरियम नवाज साहिबा के सामने जो सबसे बड़ा इशू, खुद भी कह रही हैं, वो कह रही है मैं तो अवामी नुमाइंदा हूं, इनसे पूछें। अब ये कौन है? ये मरियम औरंगजेब साहिबा हैं। उन्होंने कहा ये हुकूमती नुमाइंदे और ये हुकूमती नुमाइंदे, राना सनलाल वो खड़े होते हैं, मुझे वो क्या बताएं। तो मसले कि वो कह रही मैं तो अवामी नुमाइंदे हूं, जो हुकूमती मसाइल खड़े हो गए हैं वो आप इन लोगों से पूछें। वे इन लोगों से क्यों पूछें, उनके पीछे शहबाज शरीफ साहब से क्यों ना पूछें, उनके साथ इसहाक डार साहब से क्यों ना पूछें, ये सवाल है ना। अच्छा, इधर इमरान खान साहब ने ये जो स्ट्रेटेजी है, ये अजीब स्ट्रेटेजी है। ये मैंने आज इनको मैसेज भेजा है, मैंने कहा जी आप सारे लोग गिरफ्तार, पहली बात तो गिरफ्तार भाई क्यों, क्या पर्चा क्या कटेगा। मतलब वो कह रहे हैं कि मतलब है कि क्या उस पर कोई पर्चा होगा तो आप जाएंगे ना। मतलब क्या क्या बहुत गिरफ्तारियां देने आ गए हैं और दबाव पड़ जाएगा और घुस जाएंगे जेलों को तोड़ के अंदर, कैसे। देखिए ना, ये तो अजीब सी बात है। तो इशू ये है कि वो, और फिर उस बाहर कैंपेन को चलाएगा, फिर इलेक्शन क्या। अच्छा, फिर ये शुरू कब से होगी? ये शुरू तब होगी जब अगर 90 दिनों में इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ, तो 90 दिनों में से तो 1 महीना तो गुजर गया है। 1 महीना तो गुजरने वाला है, काफी दिन तो हो गए सब लीडर, तो ऐलान तो नहीं हो रहा। तो क्या ये उस, यानी जब 90 दिन गुजर जाएंगे उसके बाद गिरफ्तारियां शुरू होंगी, या अभी अगले चंद दिनों में गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी और लीडरशिप गिरफ्तार हो जाएगी, तो फिर कारकुन इसमें, इसको तमाम जो है ना, देखें वो तो कहेंगे हुकूमत, तो डॉक्टर साहब ये मामला तो अप्रैल में तक चले जाएंगे, तो तब तो इंतखाबात होने ही होने। वो आना होगा तो पहली पर्चे काट के रख लेंगे करप्शन के। एक तो ये तरीका है। मैंने पूछा हुकूमत से, मैंने कहा ये क्या आपकी क्या प्लानिंग है। उन्होंने कहा प्लानिंग ये है कि जी हम करप्शन के मुकदमात कायम करके बैठे होंगे, ये आएंगे, हम इनको पकड़ के अंदर डाल देंगे और फिर ये जमानत के लिए जाएंगे नहीं, क्योंकि ये तो जेल भरो तहरीक है। देखिए वो क्या, देखिए अब वो अच्छा बुरा सही वो कह रहे हैं, तो पर्चे काट देंगे पहले से, इसने ये किया उसने वो किया, क्योंकि कोई पर्चा डालेंगे तो गिरफ्तारी होगी ना। वो कह पर्चे काट देंगे बहुत सारे, दहशतगर्दी फलाना डिमाकना आगे बनाते जाएंगे और इनको जेल में डाल देंगे और अदालतों में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि ये तो जेल भरो तहरीक, सारे जेल में भर जाएंगे। तो मैंने कहा जी आप जेलों में कैसे संभालेंगे। उन्होंने कहा जेलों में कौन भेजेगा। एक वजीर मुझे कहते हैं जेलों में कौन भेजेगा। मैंने कहा जेल में कहां भेजेंगे। कहते हैं आपने अटक के लगे नहीं देखा हुआ। मैंने कहा क्या। कहते हैं आपको पता है शाही किले की कैपेसिटी क्या है। मैंने क्या मतलब है। उन्होंने कहा अगर हमारे पास जेलों में जगह ना हुई तो हम किलों में, वो उधर बलूचिस्तान में, उधर मच इधर उधर। मैंने कहा ये क्या चक्कर है। मैंने कहा ये तो फिर मैंने अभी इनके पीटीआई के लोगों से बात की। मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो आप लोग, आपको क्या गारंटी है इस बात की कि आपको इधर ही रखा जाएगा। वो पर्चे तो सारे मुल्क में नहीं कटना शुरू हो जाते एकदम तर 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 के, शेख रशीदा पे कट गए तो मैंने कहा आप पे कट गए, करना शुरू हो गए, तो पहले उधर की पुलिस आ गई, उधर से उधर। तो ये एक ऐसा इशू है, ये अपने जो लीगल टीम है उससे मशवरा करें। ये इलेक्शन करवाएं, इमरान खान इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन करेंगे तो जीतेंगे। और इस वक्त तक इमरान खान साहब ये अगर इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो वही बात कि 2/3 नहीं तो 3/4 तो है इनके अभी भी, और खासतौर पर मिला। हाँ, लेकिन इलेक्शन तक जाएं कैसे, भी ये मसला है ना। ब्रेक एक ले लेते हैं, वापस आएंगे बात करेंगे। एक फार्मूला है, वापस आके जानते हैं आपसे। नाजरीन यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, इंतखाबात के हवाले से एक और फॉर्मूला है, आपने कहा, प्लीज आगाह कीजिएगा। देखिए आज मुशर्रफ साहब को सुपुर्द खाक किया गया और उनकी नमाज जनाजा कराची में हुई और उसमें अफवाज पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी जो है वो चेयरमैन जॉइंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब थे और जनरल कियानी भी मौजूद थे, जनरल बाजवा भी मौजूद थे और बहुत से 4 स्टार रिटायर्ड जनरल्स और MQM की नुमाइंदगी थी, बाकी लोग थे। और इसमें जो जनरल राहिद शरीफ गालिबन उनके बारे में ये है कि उन्होंने शायद दुबई में, गालिबन मैं इसमें कंफर्म नहीं कि वहाँ पे अच्छा जो नमाज जनाजा हुई थी एक, तो
अब इशू तो एक तो ये कि उस हवाले से, और दूसरी जो बात है वो ये है कि ये आने वाले दिनों का जो बहरान है, मैंने दोबारा से बात की कि ये इमरान खान साहब इसको इलेक्शंस की तरफ कैसे लेके जाते हैं, ये एक सवाल है। वो कह रहे हैं कि अगर नहीं इलेक्शंस होंगे तो आर्टिकल 6 लगेगा। हुकूमत ये कह रही है कि हमारी मर्जी, हम तो एक ही वक्त में करवाएंगे। अच्छा, हुकूमत इसमें इस स्ट्रेटजी को अपनाने जा रही है। सही। अब यानी मैं ये नहीं कह रहा कि वो मतलब वो यही उनका कोई प्लान, दूर दूर तक कोई इरादा नहीं इलेक्शन में, यानी कि कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो एक मुसीबतों भरा बजट सरों पे जो आ रहा है, उसके मिनी बजट या जो भी इसका नाम दिया जाए, उसके बाद वो इलेक्शन में जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो ये जो पंजाब की निगरान हुकूमत है और केपी की निगरान हुकूमत है, ये यहां पर प्रोलॉन्ग करके गालिबन जो अभी तक उनके जो जरा जो, और ये बिल्कुल इसमें कोई दो आरा नहीं है, और उसके बाद आराम से सुकून से ये करेंगे गिरफ्तारियां और एग्जॉस्ट करेंगे उससे पहले, जमानत आगे पीछे दाएं बाएं ये वो, किसी को आगे हो गया जमानत हो गई, बेल हो गई, अच्छा इधर उधर, ये एग्जॉस्ट करेंगे इनको। ये देखिए ना अभी जो हुआ है पिछले चंद दिनों में, ये एग्जॉस्ट कर रहे हैं ना लोगों को, और एग्जॉस्ट कर रहे हैं लोगों को। उसके नतीजे में इमरान खान साहब ने कह दिया कि हम गिरफ्तारियों की जेल भरो तहरीक। अब जेल भरो तहरीक का मतलब ये है कि उनका तो मसला हल हो गया, वो तो तैयार बैठे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि इससे अच्छी कोई चीज है ही नहीं कि हम इनके लोगों को पकड़ के और जेलों में डाल दें, और पहले क़यादत पकड़ लेंगे तो फिर कारकुन, अच्छा हम देखते हैं कारकुन कहां से निकलते हैं रोडों पे सड़कों पे जूते मार खाने के लिए, अंदर से क़यादत का मैसेज ही नहीं जाएगा। और खान साहब ने आज ये कह दिया कि सबसे मैं गिरफ्तारी दूंगा। तो अब ये, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर एक नजरसानी होगी इसके ऊपर, क्योंकि ये हुकूमत इसके ऊपर ही पर्चे काट लेगी फौरन। सही। मैंने कहा ना, वो हर प्लान करके बैठे हैं, और वो अगर नहीं हुआ तो वो गिरफ्तार कर लेंगे, वो कहेंगे, वो गिरफ्तार करके वो ऐलान करेंगे कि इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक जो है उसका पहली गिरफ्तारी हमने कर ली। अभी आप सोचते रह गए हमने कर ली, उनका ये है खान साहब का कि मैं दूंगा गिरफ्तारी। तो ये इस वक्त, लेकिन अदम इस्तेकाम, असल जो बात है कि इसके नतीजे में मुल्क का मसला हल नहीं हो रहा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये कल या परसों, ये जब भी IMF यहां से अपना एक चीजें वाजे करती है, 2 दिन रह गए ना, 9 तारीख को हो सकता है एक दिन और रुक जाए, लेकिन इस वीकेंड, इसी हफ्ते ये वाजे हो जाएगा कि अवाम के सर पे कितना पहाड़ गिरना है। सर बहुत शुक्रिया। और उसके साथ ही ये गिरफ्तारियां और ये एहतसाब, और उसके बाद ये नैब क्या करती है, अदालतें उड़ाती हैं, रखती हैं, हुकूमत कामयाब हो जाती है इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके मुल्क में सुकून रखने में। और इमरान खान साहब कैसे मोबिलाइज करते हैं, कितने लोग मोबिलाइज करने में कामयाब होते हैं, अदालतों का रोल क्या है। वो कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से तो अभी उनका कोई राब्ता नहीं है। आज उन्होंने दोबारा ठीक है सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायरा अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी। डॉक्टर, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।